नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव, जैसा कि आप सबने टाइटल में पढ़ ही दिया होगा। तो जी हाँ, अगर आपने सोच ही लिया कि कनाडा आना है एज अ इंटरनेशनल स्टूडेंट, सो ये वीडियो बिल्कुल आप ही के लिए है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या कुछ प्रोसेस रहता है, क्या कुछ हमें करना पड़ता है वीज़ा फाइल करने के लिए और यहाँ कनाडा आने के लिए। तो बिफोर कंटिन्यूइंग विद वीडियो, आई वांट टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। Namaste, my name is Ujjwal Sharma and basically I am from Haryana, India, but right now I am pursuing International Business Management course here in Canada. So I came in May 2022, yes, this year, so it's been only almost 3 months I have been here in Canada. So overall the experience was wonderful, जैसे कि आप सब मेरे vlog भी देखते ही हैं, अगर नहीं देखते तो प्लीज़ चेक दैट आउट। तो भाई कनाडा बहुत ही सुंदर कंट्री है, तो मैं तो आप सबको ज़रूर कहूँगा यहाँ आने के लिए। यहाँ की एजुकेशन भी वंडरफुल है, पर उसका क्या प्रोसेस है चलो डिस्कस करते हैं। स्टेप 1, सेलेक्ट द प्रोविंस अकॉर्डिंग टू योर प्रोफाइल। प्रोविंस का मतलब है भाई यहाँ पे स्टेट, जैसे अपने इंडिया में स्टेट होते हैं, कि सबसे पहला आपका काम है कि आपको कनाडा में किस जगह जाना है, कौन से स्टेट के अंदर जाना है, किस प्रोविंस में जाना है, वो डिसाइड करो। इसके बहुत सारे फैक्टर होते हैं, जैसे कि किसी के रिश्तेदार होते हैं तो हम उनके पास जाना पसंद करते हैं, क्योंकि हम अकेले आते हैं, हमारा कोई नहीं होता इस नए देश में, तो हम अपने रिश्तेदारों के पास जाते हैं। तो सेकंड होता है कि अपने कोर्स के ऊपर डिपेंड होता है कि जो आपको बेस्ट यूनिवर्सिटी है, जो आपके कोर्स आपको जहाँ पे मिल रहे होते हैं, आप वहाँ पे जाते हैं। सो ये बिल्कुल आपके ऊपर डिपेंड है, बट इफ यू आर अ स्टूडेंट कमिंग आफ्टर 12th, सो आई वुड सजेस्ट यू some provinces like Saskatchewan, Manitoba, Alberta and Nova Scotia, बिकॉज ये अपने स्टूडेंट को पीएनपी लेने में बहुत हेल्प करते हैं, और जो कि इवेंचुअली हेल्प करते हैं पीआर होने में। बट इफ यू आर अ पर्सन हु इज हैविंग अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस इन इंडिया, तो आपके लिए ओंटारियो और ब्रिटिश कोलंबिया बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे आपका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है पीआर होने में। तो ये है पहला स्टेप कि सेलेक्ट द प्रोविंसेस अकॉर्डिंग टू योर प्रोफाइल। आपकी प्रोफाइल पे डिपेंड है कि आप किस प्रोविंस में जाते हैं। अगर इनके अलावा भी कहीं आपको और बेटर लग रहा है, आप अपने एजेंट या कंसल्टेंट से कंसल्ट कर सकते हैं। सो मैंने कुछ रिसर्च करी थी, सो उसके बिहाफ पे मैं आप सबको बता रहा हूँ। तो ये बातें कोई भी ऐसे नहीं है, ये वीडियो बनाने से पहले मैंने काफ़ी सारी रिसर्च करी है इस चीज़ पे। आ जाते हैं सेकंड स्टेप पे, सेलेक्ट द राइट कोर्स फॉर योर सेल्फ, जो कि सबसे मेन चीज़ है, क्योंकि जिस चीज़ के लिए आप कनाडा आ रहे हैं, स्टडी करने के लिए, अपना फ्यूचर बनाने के लिए, अपने मनपसंद कोर्स को तो ढंग से लें कि जैसे कि उसका पहले बहुत सारे फैक्टर हैं उसके भी कंसिडर करने के। सबसे बेस्ट मैं बताता हूँ आपको, जैसे कि आप एक हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं इंडिया में, तो ऐसा कोई कोर्स सेलेक्ट करें जो कि आपके एक्सपीरियंस से लिंक करता हो। फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर से रिलेटेड कोई कोर्स लें, आपके कोई प्रोग्रामिंग का कोर्स ले सकते हैं। इफ़ यू आर डीलिंग विद फाइनेंशियल असिस्टेंस इन इंडिया, सो ऐसा कोई कोर्स लें जो कि अकाउंटिंग से रिलेटेड हो, बिजनेस से रिलेटेड हो, तो जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है यहाँ पे आने के बाद स्टडी करने के लिए, और आपके लिए मतलब रास्ते खुल ही जाते हैं यहाँ पे। अगर एक्सपीरियंस, तो वीज़ा रेट आपका मतलब काफ़ी हाई हो जाते हैं चांसेस वीज़ा आने के, और आपकी मनपसंद चीज़ में अगर आप एजुकेशन लेंगे तो आपके लिए तो बहुत वंडरफुल है। और अगर आप एक स्टूडेंट है जो कि आ रहे हैं 12th करने के बाद मेरी तरह, तो ऐसा कोई कोर्स ले जिसमें आपको इंटरेस्ट हो। जैसे कि आप कॉमर्स से रिलेटेड हैं, तो आपका इंटरेस्ट बिजनेस में है या अकाउंटिंग में है, तो उस चीज़ में पहले अपने आप से बैठ के सेलेक्ट करें कि मुझे बिजनेस करना है या फिर अकाउंटिंग, और साथ ही में जिस एरिया में आप जा रहे हैं वहाँ के बारे में सर्च करें, कनाडा के बारे में सर्च करें, क्या इस पर्टिकुलर प्रोग्राम का वहाँ पे स्कोप है, क्योंकि ऐसे मनी वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। सब कोर्स लेके मिनिमम आप 2 साल का भी कोर्स लेते हो तो यहाँ एक सेमेस्टर की फीस है अराउंड 5 लाख, तो 2 साल का भी कोर्स लोगे तो 20 लाख रुपए पड़ेंगे, तो इट कॉस्ट प्रीटी पैनी, कोई फ़ायदा नहीं है पैसे वेस्ट करने का। तो ध्यान से अपना कोर्स सेलेक्ट करें जो कि आपकी इच्छा है, जिसका आगे ब्रॉड विजन हो कि आप कनाडा में आके वो कोर्स करके आप काफ़ी अच्छी जॉब कर सकें, या आपको जॉब लेने में कोई भी दिक्कत ना आए, या फिर जो भी बिजनेस करना है आपके वो बहुत हेल्पफुल हो। तो अब आ जाते हैं थर्ड स्टेप के ऊपर। स्टेप है अपीयर फॉर आइल्स एग्जाम, जो कि अब आपने डिसाइड कर लिया आपको किस प्रोविंस में जाना है, किस कॉलेज में जाना है, तो आपको अब देना पड़ेगा
वहाँ जाने के लिए एग्ज़ाम जिसका नाम है आइल्स। सो आइल्स क्या होता है? आइल्स स्टैंड फॉर इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम, जो कि आपकी इंग्लिश लैंग्वेज में प्रोफिशिएंसी चेक करने के लिए टेस्ट लिया जाता है इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज के द्वारा, जो कि 4 मॉड्यूल पे बेस्ड होता है: स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग। ये होते हैं 9 बैंड। 9 बैंड मतलब मार्क्स होते हैं, जैसे मार्क्स ऐसे ही होते हैं 9 बैंड फॉर पर्टिकुलर सेक्शन। रीडिंग, आपकी रीडिंग स्किल कैसी है उसको जज किया जाएगा आपको 9 बैंड के बेस में। आउट ऑफ 9 आपको मार्क्स मिलेंगे। तो कनाडा आने के लिए एज एन स्टूडेंट आफ्टर 12th आपको चाहिए 6 ईच। हर एक मॉड्यूल में आपके 6 बैंड आने चाहिए और ओवरऑल भी 6। पर अगर आप ग्रेजुएटेड हैं, अगर आप ग्रेजुएशन के बाद आ रहे हैं, तो ये क्राइटेरिया आपके लिए थोड़ा सा बढ़ जाता है। अब आपको ओवरऑल बैंड स्कोर चाहिए 6.5। और भाई मैं तो आप सबको ये पर्सनली राय देना चाहूँगा कि इस एग्ज़ाम की तैयारी करें, जहाँ से भी करें, अपने इंस्टीट्यूट से करें या फिर ऑनलाइन गैजेट्स के द्वारा करें, तो ढंग से करें, क्योंकि इस एग्ज़ाम की फ़िलहाल कॉस्ट है 15,500 इंडिया में। तो पूरी तैयारी होने के बाद ही एग्ज़ाम दें, क्योंकि ये कोई इतना छोटा अमाउंट नहीं है कि आप 10-10, 20-20 बार भी एग्ज़ाम दोगे। तो एक ही बारी में क्लियर करें, जब आपको अंदर से कॉन्फिडेंस आए कि हाँ अब मैं एग्ज़ाम दे सकता हूँ। अपने टेस्ट पेपर सोल्व करें, मॉड्यूल सोल्व करें, कैम्ब्रिज की बुक आती है, आइल्स की बुक आती है, वो सारी सोल्व करें। या फिर किसी आप इंस्टीट्यूट पे जा रहे हैं, तो जब आपका ट्रेनर या फिर आपके टीचर आपको कह देते हैं कि हाँ अब आप रेडी हैं एग्ज़ाम में बैठने के लिए, तो ही एग्ज़ाम करें, अपना फिल करें। और वरना टाइम वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है, मनी वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। आराम से अपना टाइम लें, पहले एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी करें। कोई टफ नहीं होता, कोई इतना मुश्किल नहीं होता एग्ज़ाम, जस्ट बेसिक होता है, नॉर्मल होता है, पर आपको तैयारी करनी पड़ेगी उसके लिए। तो इतना ही कोई बड़ी बात नहीं है। पर हाँ, जब आपको कॉन्फिडेंस लगे तभी एग्ज़ाम फिल करना, क्योंकि बार बार चांस नहीं मिलता एग्ज़ाम फिल करने का। फैमिली प्रेशर भी होता है, फाइनेंशियल सिचुएशन भी होती है। 15,500 कोई छोटी अमाउंट नहीं है कि हम बार बार फिल करें। ये अमाउंट सिर्फ एक बार एग्ज़ाम फिल करने की होती है। तो ये होता है आपका सबसे मेन जो कि एग्ज़ाम होता है। ये अगर आपका क्लियर हो जाता है तो आप आगे के स्टेप्स में बढ़ सकते हैं, वरना आपकी जर्नी यहीं पे स्टार्ट होने से पहले ही ख़त्म हो जाएगी। तो ध्यान से पढ़ें, अच्छे से पढ़ें, और आइल्स के बारे में ऑनलाइन सर्च करें या फिर अपने इंस्टीट्यूशंस के द्वारा पढ़ें, बुक्स वगैरह से सबसे पढ़ें। तो लेट्स मूव टूवर्ड नेक्स्ट स्टेप। ये था अपना स्टेप नंबर 4। तो अब स्टेप नंबर 5 की तरफ चलते हैं। तो भाई आपको अब बनवाना पड़ता है GIC अकाउंट, जो कि कनाडा की गवर्नमेंट ने कंपलसरी कर रखा है स्टूडेंट को कनाडा आने के लिए। GIC अकाउंट स्टैंड फॉर गारंटी इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट, जो कि कनाडा की गवर्नमेंट आपसे लेती है $10,000 इंडिया से आने से पहले, मतलब कनाडा आने से पहले, जो कि आपको डिपॉजिट करवाने पड़ते हैं आपके बैंक अकाउंट में, जो कि कैनेडियन बैंक होता है। उसमें आपको बैंक अकाउंट खुलवाना पड़ता है, जो कि आपके होते हैं लिविंग एक्सपेंस के लिए। बिकॉज दे बिलीव करते हैं कि वो आप यहाँ अकेले आ रहे हैं, फैमिली के साथ नहीं आ रहे, आप बीमार होते हैं या आप कुछ भी, आपकी फैमिली आपको सपोर्ट नहीं कर पा रही, तो आपके पास एक सर्टेन अमाउंट होता है अपनी लिविंग को चलाने का, आपको खाना पीना आप टाइम से खा सके। तो वो गवर्नमेंट धीरे धीरे उस अकाउंट में से $10,000 में से हर मंथ आपको पे कर दिया। तो 1 साल तक आपके पूरे पैसे यानी कि $10,000 गवर्नमेंट आपको पे कर देती है थ्रू आउट द ईयर। थोड़ा थोड़ा अमाउंट, एक स्पेसिफिक अमाउंट पर मंथ आपको पे कर दिया जाता है, जो कि स्टूडेंट्स के लिए बहुत वंडरफुल होता है। कई स्टूडेंट्स उसको सेव कर लेते हैं अगले सेमेस्टर की फीस देने के लिए। और यहाँ हमारे पास जैसे 20 आवर्स हम वर्क कर ही सकते हैं, तो 20 आवर्स वर्क करके अपनी लिविंग चला लेते हैं, और वो GIC अकाउंट अपना एज इट इज सेव करके उसको खर्च ना करके अपने अगले सेमेस्टर की फीस भर सकते हैं। तो बड़ा ही बेनिफिशियल होता है GIC अकाउंट। तो अब हम बनवाते हैं GIC अकाउंट अपने कैनेडियन बैंक में थ्रू एजेंट्स, और यू वांट टू अप्लाई योरसेल्फ, इट विल डिपेंड अपॉन यू। सो लेट्स मूव टुवर्ड स्टेप नंबर 6। तो भाई अब आप ऑलमोस्ट सब कुछ कर ही चुके हैं, बस 2-3 स्टेप रहते हैं। अब आती है बारी आपके मेडिकल टेस्ट की, कि आप मेडिकली बिल्कुल फिट एंड फाइन है ना। तो ये होता है मेडिकल टेस्ट इज आपके कनाडा इमिग्रेशन के लिए। तो एक कोई भी स्पेसिफिक जगह होती है, जैसे दिल्ली होते हैं, चंडीगढ़ होते हैं, या फिर आपके स्टेट्स में भी बड़ी बड़ी सिटीज़ में होते हैं। तो ये हर एक हॉस्पिटल्स में नहीं होते हैं। ये गूगल पे आप चेक कर सकते हैं कि कनाडा इमिग्रेशन के लिए मेडिकल टेस्ट कहाँ कहाँ होते हैं। ज़्यादा कुछ नहीं होता, उसमें बेसिक से टेस्ट होते हैं। आपकी हाइट चेक होती है, वेट चेक होता है, आपका ब्लड टेस्ट होता है, एंड एक्सरे वगैरह। ज़्यादा कुछ इतना नहीं होता उसमें।
तो बड़ा ही एक ये फॉर्मेलिटी के लिए ही होता है, तो ज़्यादा इसमें कोई घबराने वाली बात है नहीं। तो कि जैसे आर्मी के लिए होता है ऐसा कुछ टेस्ट नहीं होता इतना डिफिकल्ट, तो ये तो हो ही जाता है क्लियर, एक जस्ट फॉर्मेलिटी के लिए होता है। इसके बाद आपको एक डॉक्यूमेंट मिल जाता है कि डेट यू आर फिजिकली फिट एंड यू कैन गो टू कैनेडा, जो कि आपको फाइलिंग में लगाना होता है, पर उसके बाद में करते हैं। अब आता है अपना स्टेप नंबर 7। स्टेप नंबर 7 आती है बायोमेट्रिक। बायोमेट्रिक को जिसको हम फिंगरप्रिंट भी कहते हैं, जो कि हमें करवानी पड़ती है जाके गवर्नमेंट एम्बेसीज में, जैसे कि हम दिल्ली है ये कनाडा एम्बेसी, तो आप वहाँ जाके करवाते हैं फिंगरप्रिंट्स, और आप सिग्नेचर वगैरह करते हैं वहाँ उनके डॉक्यूमेंट्स पे कि डेट यस वी आर गिविंग यू आवर बायोमेट्रिक, कि जो कि यहाँ पे आके हमारी आइडेंटिटी बनने में हेल्प करता है। अगर हम कोई भी क्राइम करते हैं तो उस बायोमेट्रिक से ही हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, हमारी पूरी हिस्ट्री चेक कर सकते हैं, उसमें सब कुछ लिंक होता है, अपनी डॉक्यूमेंट वगैरह। तो ये थे अपने स्टेप। अब आ जाता है मेन चीज़, क्योंकि अब अपने प्रोसेस हो चुके हैं पूरी कंप्लीट, अब अपनी फाइल को क्लोज करने का टाइम आ चुका है। जो भी आपके डॉक्यूमेंट है रिलेटेड मेडिकल, बायोमेट्रिक, आइल्स की TRF, आपके एकेडमिक सर्टिफिकेट्स, तो ये सारे आप जमा करके एक जगह रख लेते हैं फाइलिंग करने के लिए, भेजने के लिए एक एम्बेसी में कि वीज़ा ऑफिसर के पास। पर उससे पहले आपको एक डॉक्यूमेंट और बनाना पड़ता है, जो कि खुद से करना पड़ता है, SOP जिसे कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, जो कि आप वीज़ा ऑफिसर के लिए बनाते हैं, एक पूरे मतलब लेटर फॉर्मेट में लिखते हैं टू द वीज़ा ऑफिसर कि आप कनाडा जाना क्यों चाहते हैं, आपका क्या कारण है वो एक स्पेसिफिक स्टेट चूज करने का, वो एक स्पेसिफिक कोर्स चूज करने का। तो आपको बताना है आप कनाडा क्यों जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा आप ग्रो कर सकते हैं, ज़्यादा आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं एज़ कम्पेयर टू इंडिया। जो कोई भी आप एग्जांपल दे सकते हैं, क्योंकि इंडिया इज़ अ हाईली पॉपुलेटेड कंट्री एज़ कम्पेयर टू कनाडा। इंडिया इज़, सो आप ये दिखा सकते हैं कि यहाँ पे इतना स्कोप नहीं है, यहाँ कॉम्पिटिशन ज़्यादा है, यहाँ फ्यूचर सिक्योरिटी नहीं है। और साथ ही में आपने ये कोर्स क्यों लिया, या आपका कोई गैप है स्टडी से रिलेटेड, या आपने बीच में 2-3 साल काम नहीं किया, या फिर 2-3 साल स्टडी नहीं की पीछे, तो आपको उसके लिए एक स्पेसिफिक लॉजिकल रीजन प्रोवाइड करवाना पड़ेगा। अगर आपका स्टडी से कोई गैप ही नहीं है, आपने अभी रिसेंटली आप स्टडी कर रहे हैं और आप बाहर भी स्टडी के लिए जाना चाहते हैं, या फिर अभी आप काम कर रहे हैं, या फिर अभी काम मतलब बाहर जाना चाहते हैं पढ़ाई के लिए, तो अपने वो सारे डॉक्यूमेंट्स कि आप अभी क्या कर रहे हैं, कहाँ पे कर रहे हैं, सारे आपको लगाने पड़ते हैं। और स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में आपको ये दिखाना चाहते हैं कि आप क्यों जाना चाहते हैं, क्या आपका कोर्स है, क्यों आपने वो कोर्स सेलेक्ट किया, क्यों आपने वही कॉलेज सेलेक्ट किया, क्यों आपने कनाडा को सेलेक्ट किया। बट मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि लास्ट में जो होता है कि इंसेंटिव्स टू कम बैक, इंसेंटिव्स टू रिटर्न बैक, उसमें हमेशा यही लिखें कि मैं अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करने के बाद वापस इंडिया आऊँगा, कनाडा सेटल नहीं होने वाला, क्योंकि वरना वो दिखा देता है कि मेन PR के लिए ये बंदा तो जा रहा है और वहाँ जाके सेटल हो जाएगा। तो इंसेंटिव्स टू रिटर्न बैक में ज़रूर से ज़रूर ये चीज़ दिखाएं, अपना प्यार दिखाएं अपने मदर के टूवर्ड्स की मेरे माँ बाप हैं, उनकी सेवा करने के लिए मुझे वापस आना पड़ेगा। अगर आप एक सिंगल चाइल्ड हैं कि अकेला हूँ मैं, तो मुझे तो आना ही पड़ेगा, वहाँ से मैं अपनी स्टडी कंप्लीट करके यहाँ मेरे लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, अगर मैं वहाँ से स्टडी कर लूँगा तो मुझे ईजिली जॉब मिल जाएगी। पर हाँ, मैं इंडिया वापस आऊँगा। तो इंसेंटिव्स टू रिटर्न बैक में ये ज़रूर दिखाएं। तो अब हो चुके हैं आपका पूरा प्रोसेस डन, आपके पास आपके सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। अब आपको कुछ नहीं करना, बस ये डॉक्यूमेंट एक जगह सबमिट करवाने हैं, जो कि आपको एम्बेसी में, जो कि आप एजेंट के थ्रू करें, या फिर आप खुद भी सबमिट कर सकते हैं आपकी पूरी फाइल बना के सारे डॉक्यूमेंट्स को इकट्ठा करके। तो फिर उसके पास जाते हैं, यही वीज़ा ऑफिसर के पास, वो आपका स्टेटमेंट ऑफ पर्पस पढ़ता है और आपके सारे डॉक्यूमेंट्स देखता है। अगर उसमें कोई भी गड़बड़ी नहीं होती तो नियर अबाउट 3 मंथ्स में आपका वीज़ा आ जाता है, कि कोविड की वजह से आजकल डिले हो रहा है, वरना पहले तो 1 मंथ में वीज़ा आ जाता था। तो ये था पूरा प्रोसेस कनाडा आने का एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट। तो ये प्रोसेस कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके लिए ये प्रोसेस होने वाला है बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल, तो कोई भी चीज़ मिस आउट मत करिएगा। अगर और किसी चीज़ से रिगार्डिंग आपको कोई कन्फ्यूज़न हो, या आप चाहते हो कि मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अभी के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में। तो भाई अब आप ऑलमोस्ट सब कुछ कर ही चुके हैं, बस 2-3 स्टेप रहते हैं। अब आती है बारी आपके मेडिकल टेस्ट की, कि आप मेडिकली बिल्कुल फिट एंड फाइन है ना। तो ये होता है मेडिकल टेस्ट इज आपके कनाडा इमिग्रेशन के लिए
तो एक कोई भी स्पेसिफिक जगह होती है, जैसे दिल्ली होते हैं, चंडीगढ़ होते हैं, या फिर आपके स्टेट्स में भी बड़ी बड़ी सिटीज़ में होते हैं। तो ये हर एक हॉस्पिटल्स में नहीं होते हैं। ये गूगल पे आप चेक कर सकते हैं कि कनाडा इमिग्रेशन के लिए मेडिकल टेस्ट कहाँ कहाँ होते हैं। ज़्यादा कुछ नहीं होता उसमें, बेसिक से टेस्ट होते हैं। आपकी हाइट चेक होती है, वेट चेक होता है, आपका ब्लड टेस्ट होता है, एंड एक्सरे वगैरह। ज़्यादा कुछ इतना नहीं होता उसमें। तो बड़ा ही एक ये फॉर्मेलिटी के लिए ही होता है, तो ज़्यादा इसमें कोई घबराने वाली बात है नहीं। तो कि जैसे आर्मी के लिए होता है ऐसा कुछ टेस्ट नहीं होता इतना डिफिकल्ट। तो ये तो हो ही जाता है क्लियर, एक जस्ट फॉर्मेलिटी के लिए होता है। इसके बाद आपको एक डॉक्यूमेंट मिल जाता है कि डेट यू आर फिजिकली फिट एंड यू कैन गो टू कैनेडा, जो कि आपको फाइलिंग में लगाना होता है। पर उसके बाद में करते हैं। अब आता है अपना स्टेप नंबर 7। स्टेप नंबर 7 आती है बायोमेट्रिक। बायोमेट्रिक को जिसको हम फिंगरप्रिंट भी कहते हैं, जो कि हमें करवानी पड़ती है जाके गवर्नमेंट एम्बेसीज में। जैसे कि हम दिल्ली है, ये कनाडा एम्बेसी, तो आप वहाँ जाके करवाते हैं फिंगरप्रिंट्स, और आप सिग्नेचर वगैरह करते हैं वहाँ उनके डॉक्यूमेंट्स पे कि डेट यस वी आर गिविंग यू आवर बायोमेट्रिक, कि जो कि यहाँ पे आके हमारी आइडेंटिटी बनने में हेल्प करता है। अगर हम कोई भी क्राइम करते हैं तो उस बायोमेट्रिक से ही हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, हमारी पूरी हिस्ट्री चेक कर सकते हैं, उसमें सब कुछ लिंक होता है, अपनी डॉक्यूमेंट वगैरह। तो ये थे अपने स्टेप। अब आ जाता है मेन चीज़, क्योंकि अब अपने प्रोसेस हो चुके हैं पूरी कंप्लीट। अब अपनी फाइल को क्लोज करने का टाइम आ चुका है। जो भी आपके डॉक्यूमेंट है रिलेटेड मेडिकल, बायोमेट्रिक, आइल्स की TRF, आपके एकेडमिक सर्टिफिकेट्स, तो ये सारे आप जमा करके एक जगह रख लेते हैं फाइलिंग करने के लिए, भेजने के लिए एक एम्बेसी में कि वीज़ा ऑफिसर के पास। पर उससे पहले आपको एक डॉक्यूमेंट और बनाना पड़ता है, जो कि खुद से करना पड़ता है, SOP, जिसे कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, जो कि आप वीज़ा ऑफिसर के लिए बनाते हैं। एक पूरे मतलब लेटर फॉर्मेट में लिखते हैं टू द वीज़ा ऑफिसर कि आप कनाडा जाना क्यों चाहते हैं, आपका क्या कारण है वो एक स्पेसिफिक स्टेट चूज करने का, वो एक स्पेसिफिक कोर्स चूज करने का। तो आपको बताना है आप कनाडा क्यों चाहते हैं, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा आप ग्रो कर सकते हैं, ज़्यादा आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं एज़ कम्पेयर टू इंडिया। जो कोई भी आप एग्जांपल दे सकते हैं, क्योंकि इंडिया इज़ अ हाईली पॉपुलेटेड कंट्री एज़ कम्पेयर टू कनाडा। इंडिया इज़, सो आप ये दिखा सकते हैं कि यहाँ पे इतना स्कोप नहीं है, यहाँ कॉम्पिटिशन ज़्यादा है, यहाँ फ्यूचर सिक्योरिटी नहीं है। और साथ ही में आपने ये कोर्स क्यों लिया, या आपका कोई गैप है स्टडी से रिलेटेड, या आपने बीच में 2-3 साल काम नहीं किया, या फिर 2-3 साल स्टडी नहीं की पीछे, तो आपको उसके लिए एक स्पेसिफिक लॉजिकल रीजन प्रोवाइड करवाना पड़ेगा। अगर आपका स्टडी से कोई गैप ही नहीं है, आपने अभी रिसेंटली आप स्टडी कर रहे हैं और आप बाहर भी स्टडी के लिए जाना चाहते हैं, या फिर अभी आप काम कर रहे हैं, या फिर अभी काम मतलब बाहर जाना चाहते हैं पढ़ाई के लिए, तो अपने वो सारे डॉक्यूमेंट्स कि आप अभी क्या कर रहे हैं, कहाँ पे कर रहे हैं, सारे आपको लगाने पड़ते हैं। और स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में आपको ये दिखाना चाहते हैं कि आप क्यों जाना चाहते हैं, क्या आपका कोर्स है, क्यों आपने वो कोर्स सेलेक्ट किया, क्यों आपने वही कॉलेज सेलेक्ट किया, क्यों आपने कनाडा को सेलेक्ट किया। बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि लास्ट में जो होता है कि इंसेंटिव्स टू कम बैक, इंसेंटिव्स टू रिटर्न बैक, उसमें हमेशा यही लिखें कि मैं अपनी स्टडीज कंप्लीट करने के बाद वापस इंडिया आऊँगा, कनाडा सेटल नहीं होने वाला। क्योंकि वरना वो दिखा देता है कि मेन PR के लिए ये बंदा तो जा रहा है और वहाँ जाके सेटल हो जाएगा। तो इंसेंटिव्स टू रिटर्न बैक में ज़रूर से ज़रूर ये चीज़ दिखाएं, अपना प्यार दिखाएं अपने मदर के टूवर्ड्स की मेरे माँ बाप हैं, उनकी सेवा करने के लिए मुझे वापस आना पड़ेगा। अगर आप एक सिंगल चाइल्ड हैं कि अकेला हूँ मैं, तो मुझे तो आना ही पड़ेगा। वहाँ से मैं अपनी स्टडी कंप्लीट करके यहाँ मेरे लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, अगर मैं वहाँ से स्टडी कर लूँगा तो मुझे ईजिली जॉब मिल जाएगी। पर हाँ, मैं इंडिया वापस आऊँगा। तो इंसेंटिव्स टू रिटर्न बैक में ये ज़रूर दिखाएं। तो अब हो चुके हैं आपका पूरा प्रोसेस डन, आपके पास आपके सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। अब आपको कुछ नहीं करना, बस ये डॉक्यूमेंट एक जगह सबमिट करवाने हैं, जो कि आपको एम्बेसी में, जो कि आप एजेंट के थ्रू करें, या फिर आप खुद भी सबमिट कर सकते हैं आपकी पूरी फाइल बना के सारे डॉक्यूमेंट्स को इकट्ठा करके। तो फिर उसके पास जाते हैं, यही वीज़ा ऑफिसर के पास, वो आपका स्टेटमेंट ऑफ पर्पस पढ़ता है और आपके सारे डॉक्यूमेंट्स देखता है। अगर उसमें कोई भी गड़बड़ी नहीं होती तो नियर अबाउट 3 मंथ्स में आपका वीज़ा आ जाता है, कि कोविड की वजह से आजकल डिले हो रहा है, वरना पहले तो 1 मंथ में वीज़ा आ जाता था। तो ये था पूरा प्रोसेस कनाडा आने का एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट। तो ये प्रोसेस कैसा लगा
कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके लिए ये प्रोसेस होने वाला है बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल, तो कोई भी चीज़ मिस आउट मत करिएगा। अगर और किसी चीज़ से रिगार्डिंग आपको कोई कन्फ्यूज़न हो या आप चाहते हो कि मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इससे पहले आपको एक एडिशनल टिप देके जाना चाहूँगा कि अगर आपने सोच ही लिया कि कनाडा आना है, तो थोड़े से हार्ड वर्किंग बन के आना, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट। क्योंकि यहाँ आपके लिए कोई नहीं बैठा होता, आप अकेले यहाँ आते हैं, तो अपना कुकिंग, खाने पीने की सारा, कैसे अपने कपड़े धोते हैं, कैसे आयरन करते हैं, और फिर आपको यहाँ के जॉब भी एज अ स्टूडेंट पार्ट टाइम जॉब अगर आप करना चाहते हैं तो वही अपने एक्सपेंसेस निकालने के लिए जॉब भी करनी पड़ती है, स्टडी भी करनी पड़ती है। तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल होता है शुरू शुरू में, तो बंदे को बहुत डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ती हैं। तो एकदम हार्ड वर्किंग बन के आइए, क्योंकि यहाँ की स्टूडेंट लाइफ इतनी ईजी नहीं है जितनी आप यूट्यूब पे देखते हैं। वो 15 या 30 सेकंड की वीडियो पूरी नहीं एक्सप्लेन कर सकती स्टूडेंट की लाइफ यहाँ पे। बट हाँ, यहाँ पे स्टूडेंट की लाइफ वर्थ इट है। अगर जितना आप हार्ड वर्क कर रहे हैं तो उसका पे ऑफ ज़रूर करता है कनाडा आपको। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सिर्फ हार्ड वर्क, जितना आप हार्ड वर्क करते हैं उसका डबल ट्रबल ही पे ऑफ होता है। तो घबराने की कोई बात नहीं है, बस अंदर से थोड़े से स्ट्रॉन्ग बन गया है। हार्ड वर्किंग मैं भी नहीं था इतना, पर यहाँ आके हो गया हूँ थोड़ा बहुत, और अभी तो बहुत बाकी है, 3 ही महीने हुए हैं। तो अपने काम को दिल लगा के करना, और अभी से इंडिया में थोड़ी थोड़ी शुरुआत कर दो नई नई चीज़ें सीखने की। कोई स्किल्स आप इंडिया से सीख के आना चाहते हो जो आपको यहाँ पे आके हेल्प करें काम के लिए, तो वो भी आप सीख के आ सकते हैं। तो अब भी आज के लिए बस इतना ही, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में जल्दी।